हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली आंसर राइटिंग सेशन, ठीक है। और हम ये क्वेश्चंस आपको 11 AM पे देते हैं हमारे कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। और इसको हम डिस्कस करते हैं 9 PM पे, ठीक है। बीच में ये क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लिखते हो जो हम डेली आंसर राइटिंग के लिए देते हैं, तो आप उसको जो है हमारा एक प्रेप आईएएस पीयर इवेलुएशन ग्रुप है, उस ग्रुप में उसको आंसर्स को आप डाल सकते हो, ठीक है। वहीं से हम हर डेली जो आंसर राइटिंग सेशन में सारे जो क्वेश्चंस जो आंसर्स आते हैं उसमें से ज़्यादातर के थ्रू ब्रीफली हम जाते हैं, और जो बेस्ट लगता है हमें उसको हम यहाँ पे शोकेस करते हैं और बताते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स उसमें हो सकते हैं और क्या चीज़ें उससे जो है दूसरे लोग जो हैं सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन देखिए, अब आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, ओके। तो चाहे आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, बट अगर मेंस नहीं क्लियर कर पाते तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे, पर डेली ये जो 30 मिनट्स हैं ये देखने के लिए दीजिए इसको। क्यों? क्योंकि कम से कम अगर आप देखोगे तो भी एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ तो आइडिया होगा। अदरवाइज आपने अभी तक आंसर राइटिंग की होगी और एकदम छोड़ दोगे तो एंड में थोड़ी इशू होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड, अगर आप नहीं लिख पाते हो आंसर, एटलीस्ट देखो इसको। और जो लोग आगे के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, अभी के नहीं दे रहे, उनको तो मैं कहूंगा कि आप कोशिश करो, भले ही कंटेंट की कमी हो बट कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स will rise in 21st century as a result of climate change. Elaborate, highlighting the impact of heat waves and suggest remedial measures. ठीक है। तो आपका जीएस पेपर 1 में जो है ज्योग्राफी का, मेंस के पेपर 1 में ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन, दिस इज आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसका जो मॉडल आंसर मिले उसको रख लेना याद करके। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी रिसेंटली कनाडा, यूएस में बहुत ही एक्सट्रीम हीट वेव्स हुई हैं, ठीक है। उसके कारण ये जो हीट वेव का टॉपिक है वो काफी न्यूज में रहा था, ठीक है। इनफैक्ट, और ये तो एक जो रिसेंट इवेंट हो गया, इंडिया के केस में हर साल समर्स में जो है इंडिया रेपिटेडली हीट वेव्स एक्सपीरियंस करता है, और हीट वेव्स के कारण काफी जो है लाइव्स का लॉस होता है, ठीक है। तो अगेन अब बात आ जाती है, इससे पहले हम स्ट्रक्चर पे जाएं, हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, दो चीजें बोला है, क्या ग्लोबल टेम्परेचर और frequency and intensity of heat waves will rise in 21st century as a result of climate change. तो पहली चीज तो आपको, पहला पार्ट, एक पार्ट ये कि आपको ये इलेबरेट करना है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हैं और कैसे उसके कारण जो है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स वो इंक्रीज कर रही है। उसके बाद दूसरी चीज बतानी है। तो देखो, फर्स्ट थिंग आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको इलेबरेट करना है, ये फर्स्ट। सेकेंड, इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बता सकते हो क्लियरली कि इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ये है। थर्ड है रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। तो तीन चीजें बतानी है आपको मेनली इसमें। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप ये तीन पार्ट्स को अगर अच्छे से एड्रेस करते हो तो आप सोच सकते हो कि आपको 15 में से जो है अराउंड 7, 8 या इवन 9 तक मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप हर एक पार्ट को जो है अच्छे से प्रॉपर वे में एड्रेस करते हो, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इंट्रोडक्शन विल बी अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, या फिर ये रख सकते हो, या फिर जो रीसेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, रीसेंट इवेंट्स, जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं या कैसे इंडिया हर साल जो है बार बार हीट वेव्स एक्सपीरियंस करता है, वो दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, देर इज चेंज इन क्लाइमेट, देर इज इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब। और उन सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो और इंक्रीज हो रहा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है वो है हीट वेव। इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। फिर जो बॉडी का पार्ट आएगा इसका, उसमें ऑब्वियसली वेरी नेचुरली आप हीट वेव्स डिफाइन करोगे कि हीट वेव्स ये होती हैं और ये कंडीशंस होती हैं हीट वेव्स की, ठीक है। अगेन, या तो देखिए, हीट वेव्स डिफाइन करने में भी आप सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है वही दो, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल्स कि कैसे क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड लीडिंग टू इंक्रीजिंग हीट वेव्स। तो यहाँ एग्जांपल्स बोल सकते हो या फिर इवन फैक्ट्स बोल सकते हो, ओके। एग्जांपल, फैक्ट्स या रिपोर्ट्स,
रिपोर्ट्स क्या, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आप रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे जब ये हीट वेव्स का टॉपिक आया, तो ऑब्वियसली वहां पे आपको फैक्ट्स मिले होंगे, रिपोर्ट्स मिले होंगी जिन्होंने बताया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण जो है आपके ग्लोबल टेम्परेचर्स और हीट वेव्स जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स होंगी। तो देखिए इसी तरीके से आप जो चीजें पढ़ते हो और जब आपको लगता है कि यार न्यूज़पेपर में ये इशू है, ये जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उस इशू के ऊपर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सब आप निकाल लो, ठीक है। उसके बाद दो इजी चीजें कि इम्पैक्ट क्या है हीट वेव्स का और रेमेडियल मेजर। तो ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक प्रॉब्लम सबको यहाँ पे हुई होगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कि कैसे इलेबरेट किया जाए, क्योंकि इम्पैक्ट बताना बहुत आसान है, पॉइंटर फॉर्म में आप बता सकते हो, रेमेडियल मेजर्स भी बहुत आसान है, ठीक है। कंक्लूजन एक ब्रॉडर होना चाहिए और फॉरवर्ड लुकिंग ये होना चाहिए कि हमें जो क्लाइमेट चेंज है हमारा, उसमें जो है उसको जो है स्टॉप करना है। तो उसके लिए हमें क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और सिमिलरली हीट वेव्स के लिए भी अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक ब्रॉडर और फॉरवर्ड लुकिंग जो है आप कंक्लूजन दो, जिसमें आप अगर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करोगे तो इट विल ऐड सम वैल्यू, ओके, इट विल ऐड एन वैल्यू, इट विल गिव अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि जो हीट वेव की प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, और इसलिए हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अगर टारगेट्स को हम फॉलो करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज से डील करेंगे तो हीट वेव से भी डील कर सकते हैं। अब देखिए फॉर यूर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दो टाइप के आपको दे रखे हैं जो आप लिख सकते हो। दैट क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैज लेड टू मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये या फिर और। तो द रिसेंट एक्सट्रीम जो हीट वेव्स है जो यूएस और कनाडा में हुई और जो इंडिया में और अदर रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हुई है, इट हाईलाइट दैट देयर इज इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स अक्रॉस वर्ल्ड एंड मेनी स्टडीज आर एट्रीब्यूटिंग इट टू क्लाइमेट चेंज। तो ये बेसिकली दो टाइप के आपके इंट्रोडक्शन हो गए, ठीक है। एंड अगेन ये जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का भी आप रख सकते हो कि लेटेस्ट स्टडीज शो इंक्रीज इन टेम्परेचर्स as well as occurrence of heat waves in many parts of country during recent years, ठीक है। तो ये अगेन देखो, इसको इंट्रोडक्शन में रख सकते हो, या फिर जब इंट्रोडक्शन लिख दिया उसके बाद आप जो है इसको इनफैक्ट आप इवन ये भी कोट कर सकते हो कि जो इन अ रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन हीट वेव्स द ऑफिशियल जो रिप्लाई दिया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने वो ये है, ठीक है। तो एज अ फैक्ट भी कोट कर सकते हो, और कुछ फैक्ट आपके पर्पस के लिए तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंडिया में है आपके कितने 17,000 लाइव्स ओवर लास्ट 50 ईयर्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू हीट वेव्स, ठीक है। ये जो कंट्री के टॉप जो मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बताया कि ओवर लास्ट 50 ईयर्स 17,000 लाइव्स आर लॉस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम जो है वेदर जो हीट वेव्स, ठीक है। अब बॉडी ऑब्वियसली आप डिफाइन करोगे तो सिंपल डेफिनेशन रखना, ठीक है। आई नो वो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में मत जाना कि हिल्स में इतना टेम्परेचर होता है, इतने टेम्परेचर थ्रेशोल्ड के अबाउ जो है आपका हीट वेव होता है, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज अगर आप अभी भी याद कर लोगे आप फाइनल आंसर में तक आपको याद नहीं रहेगी। तो सिंपल लिख कि, और देखो डेफिनेशन में भी ऑफिशियल वाली, मतलब जो ऑफिशियल जो एजेंसी है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से देखो, तो ये लिख दो एक जनरल डेफिनेशन, देखो बहुत स्पेसिफिक नहीं, जनरल, बट जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ये आईएमडी क्या, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। कई लोग यहाँ पे यूएस वाली डेफिनेशन लिख देते हैं, हीट वेव की जो यूएस के ने डेफिनेशन, उससे अच्छा आप अगर आईएमडी की दोगे तो इट गिव्स एन ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ओके। तो आईएमडी की डेफिनेशन दे दो कि डिफाइंस इट एज सिंपल इंक्रीज ऑफ 5 to 6 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल टेम्परेचर। तो हीट वेव एक ऐसी सिचुएशन है जहां 2 या 3 या 4 दिन के लिए जो है टेम्परेचर is 5 to 6 degrees Celsius more than the normal temperatures. In that case, it could be said to be a situation of heat wave. इस केस में वो सिचुएशन होती है हीट वेव की, ठीक है। नाउ क्वालिटेटिवली, और या तो और डीप में थोड़ा अगर आपको लगे बताना है, तो क्वालिटेटिवली हीट वेव इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज, ठीक है। ये आईएमडी के डॉक्यूमेंट से ही लिया हुआ है, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिवली कि जो टेम्परेचर है थ्रेशोल्ड के ऊपर, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर से एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जो यहाँ पे आपको बता रखा है वो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो उसको हीट वेव कहते हैं। बट अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज अ डेफिनेशन लाइक दिस, ठीक है।
फिर इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन हीट वेव्स। ये आप एक फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट हियर, ठीक है। आप फ्लो चार्ट करके कह सकते हो कि कैसे कि जो है एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो हो रही है वो लीड कर रहा है टू ट्रैपिंग ऑफ एक्सेस हीट ट्रैप हो रही है, तो दैट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ज्यादा एडवर्स वेदर इवेंट्स को जो है बढ़ा रहा है। उन एडवर्स वेदर इवेंट्स में एक क्या वेदर इवेंट है, हीट वेव्स, और हीट वेव्स का क्या इंटेंसिटी मतलब और सीवियर हो रही है, और फ्रीक्वेंसी मतलब और फ्रीक्वेंटली हो रही है, प्लस इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ आप ये भी बोल सकते हो ड्यूरेशन, ठीक है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन मतलब और ज्यादा लंबे पीरियड के लिए हो रही है हीट वेव, ठीक है। ये तीन चीजें आप बोल सकते हो। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, अगेन देखो मैं सबका डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप कंटेंट जाके देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे आप क्लियरली बता सकते हो, हीट स्ट्रोक, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, ओके, और भी चीजें हैं, और लास्ट में आप लिख सकते हो कैन इवन बी फेटल। तो ये चीजें बता सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर्स में ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। जो हीट वेव के कारण जो कई बार जो लोग बीमार होते हैं या जो है उनकी जो जो क्या बोलते हैं एनर्जी जो है ज्यादातर जो है एक्सपेंड हो जाती है, या हीट स्ट्रोक वगैरह, इसके कारण क्या होती है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी सफर करती है। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आप बताओगे कि दोनों चीजों को इंपैक्ट करता है, किसको, क्रॉप्स को भी इंपैक्ट करता है और किसको इंपैक्ट करता है, लाइफ स्टॉक को। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस ही नहीं इंपैक्ट होते, क्रॉप्स पे तो आप बता सकते हो ना कि प्लांट्स में जब ज्यादा हीट होती है तो उसमें क्या होता है, कई बार प्लांट्स जो क्रॉप्स होती हैं दे डाई, ठीक है। तो उससे लॉस ऑफ क्रॉप्स होता है, लॉस ऑफ क्रॉप्स अगेन दैट कुड अगेन लीड टू लॉस, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का भी लॉस हो जाता है, प्लस साथ में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम का लॉस, प्लस जो है फूड सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट हो जाता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी को भी एंड में लाइफ स्टॉक में बात करें तो लाइफ स्टॉक की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज्यादा हायर टेम्परेचर्स में लाइफ स्टॉक के ऊपर भी हीट स्ट्रेस होता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। कई बार उनको डिजीजेस हो जाती हैं, या कई बार जो और भी दूसरी चीजें, कई बार इवन जो उनके लिए भी हीट स्ट्रोक या फेटल होता है तो लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक होता है। अगेन दिस इज एडवर्सली इंपैक्टिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। एनर्जी डिमांड की बात की जाए तो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा इंडिया में भी, जब आप जो है मेट्रो सेंटर्स में रहते हो, जब हीट वेव होती है तो देयर इज अ सर्ज इन डिमांड, पीक एनर्जी जो डिमांड होती है उसमें सर्ज होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड होती है, ठीक है। तो वो पीक एनर्जी डिमांड का जो सर्ज होता है दैट इंक्रीजेस एंड इट एट टाइम्स लीड टू पावर आउटेजेस। क्यों, पावर आउटेजेस और लोड शेडिंग, ठीक है, लोड शेडिंग। तो ये जो है बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड बढ़ाता है। अगेन इसको आप रिलेट और फर्दर कर सकते हो कि ज्यादा एनर्जी डिमांड बढ़ाता है तो इट लीड्स टू मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ओके, मोर एनर्जी डिमांड मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अगला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे, तो जो एनिमल्स हैं वो भी एडवर्सली इंपैक्ट होते हैं। इनफैक्ट एक तरीका तो यही कि वाइल्ड फायर्स, तो जो वाइल्ड फायर्स या फॉरेस्ट फायर्स, तो ऑब्वियसली हीट वेव्स होती है, तो जब हीट वेव्स के टाइम में देखा गया है फॉरेस्ट फायर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली इट्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज एनिमल बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो हो गए आपके इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्लियरली बस आपको इसको बोल्ड में लिखना था और इसको जस्ट हाईलाइट कर देना था एक दो लाइन में। अब आ जाओ रेमेडियल मेजर्स कि क्या कर सकते हैं। देखो एक चीज इसको है ना, आप या तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने से अच्छा, यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है आपके पर्पस पे, पर आप इसको कैटेगराइज कर सकते थे। अब कैटेगराइजेशन कैसे हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है, और अडेप्टेशन, या फिर ये भी कर सकते हो अडेप्टेशन मेजर्स और मिटिगेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो, ओके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अडेप्टेशन, मिटिगेशन, ठीक है। जैसे जैसे आप ये मान लो अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड क्विक डिसेमिनेशन की हीट वेव होने वाली है, ये क्या है, ये एक अडेप्टेशन मेजर है कि यार अब हमें हीट वेव के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो हीट वेव जब भी आएगी तो सबसे पहले लोगों को बता दिया जाए और उनको जो है क्विकली बता दिया जाए कि हीट वेव आने वाली है, आप इंडोर्स रहिए, ठीक है, ये अडेप्टेशन होगी। क्रिएटिंग हीट प्रिपेयर्डनेस प्लान, ठीक है, वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन है जो आउटसाइड वर्क करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कूलिंग सेंटर्स, ये अडेप्टेशन मेजर हो गया। पब्लिक अवेयरनेस, ये अडेप्टेशन, बिल्डिंग शेल्टर्स एंड वाटर पॉइंट्स, ये
अब प्लांटिंग ट्रीज, ग्रीन रूफ्स, कूल पेमेंट्स, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट, ये सारे क्या हो गए मिटिगेशन मेजर कि हीट वेव के इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद और भी लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज को जो है डील करना है, हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अचीव करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि नीड फोकस ऑन इंश्योरिंग एफर्ट्स टू मीट द टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, और इसके आगे भी लिख सकते हो टू रिड्यूस सच एडवर्स या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को डील करो, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ दिस वाज अ 10 मार्कर, तो यू हैव टू कीप इट सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड अगेन ये जो असेस द इंपॉर्टेंस पार्ट है ना, ये यूपीएससी पहले पूछ चुका है दूसरे भी चीजों के लिए, दूसरे आर्ट और कल्चर के लिए यूपीएससी पूछ चुका है, और प्री हिस्टोरिक एरा पे भी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंट में रेलेवेंस में बताऊं इसका, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो मांगरबानी केव, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो मांगरबानी केव में कुछ प्री हिस्टोरिक आर्ट डिस्कवर किया गया है, तो उसके कारण जो है इंडिया का प्री हिस्टोरिक एरा रॉक आर्ट पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो यूपीएससी एग्जैक्टली मांगरबानी केव पे नहीं पूछेगा, बट सर्टेनली मांगरबानी केव पे कुछ आया है और वो प्री हिस्टोरिक एरा का रॉक आर्ट है, तो इट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ऑफ यू, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा जाके और डीप में एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। कि इंडिया का प्रीवियस, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, तो एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप थोड़ा डीप में देखोगे कि प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट कैसे होता है। इनफैक्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पे तो ऑलरेडी, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ रखा है कि कैसे ये जो मॉडर्न पेंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस 1 में आर्ट और कल्चर में आपका ये आता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर वुड बी फेयरली सिंपल, राइट, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड ये 10 मार्कर है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताओगे, लोकेशंस के बारे में बताओगे कि कैसे अलग अलग लोकेशंस पे प्री हिस्टोरिक आर्ट है, प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में बताओगे प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इंडिया में कैसे अलग अलग, जैसे भीम बेटिका होगी, हो गई, और भी जो आपकी दूसरी जो लोकेशन है साउथ इंडिया में, मेगालिथिक साइट्स वगैरह, केव्स जो दूसरी हो गई, उन सारी केव्स का एग्जाम्पल देते हुए आप यहाँ पे बताओगे कि प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में इंडिया। फिर आप सीधा आ जाओगे मेन पार्ट पे कि क्या है इंपॉर्टेंस, और क्लियरली 4-5 पॉइंटर्स में आप लिख के बता दोगे कि क्या जो है इंपॉर्टेंस है प्री हिस्टोरिक आर्ट का। कंक्लूजन में आप डेफिनेटली बताओगे कि जो प्री हिस्टोरिक आर्ट का इतना इंपॉर्टेंस है तो उसके कारण उसकी बहुत इमेंस वैल्यू है, और इतनी इमेंस वैल्यू है तो उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट मेजर प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया, जैसे भीम बेटिका, या रिसेंट आप ये भी ले सकते हो जो मांगरबानी केव की डिस्कवरी हुई है, उसको भी, उसका भी जो है आप साइड करते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी इसके साथ आप ये भी बता सकते हो कि अलग अलग टाइप के इसमें एडिशन करने के लिए कि अलग अलग टाइप के प्री हिस्टोरिक आर्ट है, एक पिक्टोग्राफ्स हो गए, एक पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स मतलब रॉक में इनग्रेविंग की हुई है, ठीक है। पिक्टोग्राफ मतलब रॉक के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। मतलब पेट्रोग्लिफ मतलब रॉक में इनग्रेविंग की हुई है, पिक्टोग्राफ मतलब रॉक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंस, इट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइम। तो देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा पीरियड होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, जिसका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिस पीरियड का, ओके, जिस पीरियड में रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड किस फॉर्म में बचता है, रॉक आर्ट के फॉर्म में। ये जो आर्ट है रॉक आर्ट है इसी के फॉर्म में, और इसका एग्जाम्पल दे दो फिर। भीम बेटिका के क्लियर जो है क्लियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इन द रीजन, कि भीम बेटिका रीजन में क्या डेवलपमेंट हुआ। अगर हम वहाँ के जो है पेंटिंग्स देखते हैं और उनको कार्बन डेटिंग करके देखते हैं तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइम में अलग अलग पेंटिंग अलग अलग चीजें इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे जो है हिस्ट्री वहां इवॉल्व हुई, ठीक है। एंड देन सोसाइटी एंड रिलीजन एंड कल्चर, सोसाइटी रिलीजन एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। सोसाइटी रिलीजन कल्चर उस टाइम का, ओके। जो कई पेंटिंग्स हैं प्री हिस्टोरिक आप देख सकते हो उसमें, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि भीम बेटिका की साइड का ही है, एस शेप्ड ह्यूमन फिगर्स हैं, ठीक है, जो डांसिंग, हंटिंग, रनिंग कर रहे हैं। या जो आपके साउथ इंडिया का अगर एग्जांपल दूं तो वहां पे भी कुछ पिक्टोग्राफ और पेट्रोग्लिफ्स हैं जो बताते हैं कि बुरियल प्रैक्टिसेस को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ जो है इमेजेस बनी हुई हैं, ठीक है। तो इससे हमें वहां की सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, कि सब लोग जो दिखा रखा है कई बार
कि ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, एक साथ ग्रुप में हंटिंग करते हैं। तो सोसाइटी जो है एक मतलब कम्युनिटी बेस्ड थी, मतलब ग्रुप में लोग रहते थे, ठीक है। और कल्चर में जो प्रैक्टिसेस थी उनकी, डांसिंग, हंटिंग, ये सब जो है ये सब पता चलते। फिर अगला है इट इज इम्पॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज, इट इज अवर कल्चरल हेरिटेज, ओके। जैसे भीमबेटका इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे आप रिलेट करते हुए बता सकते हो कि इट कुड ऑल्सो बी डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली पेंटिंग करने के लिए किस टाइप के कलर्स यूज करते थे, ठीक है, कैसे वो कलर्स बनाते थे, किस टाइप के जो मतलब बोन के टूल्स यूज करते थे या स्टोन के करते थे, ठीक है। तो ये भी पता चलता है इनसे। और साथ में साइंटिफिक नॉलेज भी, क्यों, ये ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए, कि उस टाइम पे ह्यूमंस की क्या लाइफस्टाइल हैबिट्स थी, क्या उनकी डाइट्स थी, और उस डाइट के बेसिस पे हम उस टाइम के ह्यूमन के बारे में जान सकते हैं। और धीरे धीरे हम ये भी जान सकते हैं कि कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व हुए, तो कैसे उनकी लाइफस्टाइल, डाइट्स, जो डेली एक्टिविटीज हैं वो चेंज हुई, ठीक है। और प्लस फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट टाइम एंड दैट प्लेस। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है कुछ कहीं जो ये रॉक आर्ट है उसमें उधर का फ्लोरा एंड फोना भी बना हुआ होता है, ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स बने हुए थे, कई अलग अलग टाइप के। तो जो रॉक आर्ट से ये भी पता चलता है हमें, ठीक है। अगेन अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हो, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको जो मॉडल आंसर है उसमें भी मिल जाएगा। बट देखिए इतने ज़्यादा एग्जाम्पल याद करना इसके लिए जरूरी नहीं है, पर हाँ भीम बेटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ के जाना, ठीक है। भीम बेटी का और जो आपके और दूसरे कुछ एक दो रॉक आर्ट जो आपके साउथ इंडिया के हैं वो पढ़ के जाना, वहां से आप एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया ये इंपॉर्टेंस। लास्टली कंक्लूजन, तो जैसे मैंने बताया देयर ऑफ इमेंस वैल्यू फ्रॉम कल्चरल एंड साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयरफॉर नीड टू प्रिजर्व देम एंड फर्दर स्टडी एंड अंडरस्टैंड दीज पेंटिंग्स, ओके। दीज फर्दर स्टडी एंड अंडरस्टैंड दी, या तो दी प्रीहिस्टोरिक इरा रॉक आर्ट, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंक्लूड कर सकते हो, तो ठीक है। तो चलिए ये तो ये हो गया, अब देखते हैं आंसर्स, ठीक है। लेट्स सी सम आंसर्स। तो ये एक आंसर आप देख रहे हो, तो इसमें बेसिकली अगर इनका स्ट्रक्चर में देखूं तो देखिए इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इनके आंसर में, इट इज टू बिग, ठीक है। 150 वर्ड्स, ठीक है, आपको 150 वर्ड्स शुड बी, यहां तक खत्म हो जाना चाहिए था आपका 150 वर्ड्स, ठीक है। पर आपने बहुत सारा लिखा, और क्यों लिखा इन्होंने बहुत सारा, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, ये चीज इनकी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे इतना क्या किया इन्होंने, ये पूरा इनका है ना एक तरीके से इंट्रोडक्शन का पार्ट बन गया। तो बेसिकली जरा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ इन्होंने गलती क्या की। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने कंटेंट भी अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन भी सब कुछ अच्छा है, पर इन्होंने बहुत लंबा आंसर लिख दिया है। और मुझे लगता है इनको अगर ये 150 वर्ड्स का है तो इनको लिखने में ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो देखिए इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, तो ये चीज़ जो है आप रिटेन कर सकते थे कि प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। बस यहाँ तक आप करके जो है इंट्रोडक्शन में कि इट वॉज की प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है और इंडिया का प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस, यहाँ तक आप रोक सकते थे। अब इन्होंने ये जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड, मिजोलिथिक पीरियड और ये जो इन्होंने चाल्कोलिथिक पीरियड अलग अलग करके बताया है, तो आई वुड रिकमेंड या तो ये पॉइंटर्स आप बहुत ब्रीफ में इन्हीं के अंडर डाल देते। एक जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर इसको करना हो तो इसको करने का एक तरीका होता, क्या होता है इसको करने का एक तरीका, कि आप ऐसे बनाते कि यहाँ पे एक पीरियड लिख देते, जस्ट अ सेकेंड, कि जैसे आपको प्री हिस्टोरिक एरा का बताना था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा की बात करते, तो आप यहाँ पे लिखते कि ये जो पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है, चाल्कोलिथिक पीरियड, और इसी के नीचे एक एक लाइन लिख के, ओनली वन लाइन लिख के आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता, ठीक है, ऐसे। तो आपने जो इतना ऑलमोस्ट 1 पेज कवर किया है वो नहीं होता, ठीक है, और आप सीधा टू द पॉइंट आते, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, मोर और लेस कंटेंट इज गुड, ओके, कंटेंट सही है, ठीक है, एक्यूरेट नॉलेज, ठीक है, इन्होंने चीजें अंडरलाइन भी की है, सो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, चीजें अंडरलाइन भी की है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए कंटेंट में अंतर नहीं आता। और आप एक और चीज कर सकते थे, यहाँ पे जो आपने ये चीजें यूज की हैं इन्होंने, कि दे ड्रू लार्ज एनिमल्स लाइक बाइसन वगैरह,
ये आप यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। जब आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो तो आपने बोला कि ये इससे हमें यहाँ का फ्लोरा एंड फौना पता चलता है, तो आप बताते कि ये जो पेलियोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं दे इंक्लूड लार्ज एनिमल्स एंड वो, ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको वाइजली करना है। अगर 15 मार्कर होता तो देन दिस वुड हैव बीन एन अप्रिशिएबल अप्रोच कि इतना आपने डिटेल में बताया। बट अगेन वहां भी मैं कहता कि आप इसको ना, ये जो सारा इंफॉर्मेशन आपने इधर दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन इधर इंपॉर्टेंस में एज एन एग्जाम्पल इंटीग्रेट करते हैं, तो इट वुड हैव मेड इट मोर बेटर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सब हेडिंग्स डालते, ये जैसे आपने डाल रखी है, तो यहाँ पे क्लियर सब हेडिंग्स डालते कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की या ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, या फिर और भी जो दूसरी चीज जो आपने अंडरलाइन की ना कि अबाउट देयर सोशल लाइफ, इस टाइप से लिखते हैं इसको, सोशल लाइफ के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बाकी इन्होंने फिर कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो कंक्लूजन इज एप्ट कि इट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दिस बिकॉज इट इज ऑफ इट गिव्स इमेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला था। अब अगले क्वेश्चन का देखते हैं, जो पहला वाला क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो एक स्टैंडर्ड है कि व्हेन इन प्लेन्स एक्सीड 40 डिग्री एंड माउंटेन इफ इट एक्सीड 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इतने डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड करता है, प्लस इसके साथ एक और कंडीशन होती है कि अराउंड 5 to 6 डिग्री जो है, जब वो नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर होता है तब उसको हीट वेव बोलते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया बट इट इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉब्लम इज दिस, ओके। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस अगर नहीं आ रही हो आपको दिमाग में, तो आप सिंपल डेफिनेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन्होंने फिर एक्सप्लेन कर दिया लिंकेज की राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर से कैसे फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे क्लाइमेट चेंज, उससे कैटास्ट्रॉफिक। नाउ एक और चीज मैं बोलूंगा, आपने यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स लिखा है, बट देखो यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कैटास्ट्रॉफिक इवेंट इज नॉट अ कीवर्ड, कीवर्ड इज योर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लिखते हैं, अगर आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लिखते तो थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन जाता है इसका, ठीक है। अब आ गए सीधा इम्पैक्ट्स पे। नाउ इम्पैक्ट्स पे इन्होंने सीधा यहां लिखा है सी लेवल राइज। नाउ देखो सी लेवल राइज मेन इम्पैक्ट नहीं है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है, विच अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये है कि ये जो है प्लांट ग्रोथ, बट अगेन दिस इज नॉट द मेन थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पॉइंट्स भी लिख रहे हो तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट, सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, रिड्यूसिंग ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको नंबर 1 पे लिखना था, एग्रीकल्चर नंबर 2 पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन वगैरह ये सब पॉइंट्स, फॉरेस्ट फायर आपको और पहले लिखना था, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो है आपका, ये आपको पहले लिखना था, जो जैसे मैंने आपको बताया इनको आपको पहले लिखना था, ठीक है। और जो रेलिवेंट पॉइंट जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, इनको पहले, बाकी ये सारे पॉइंट सब्सिडियरी पॉइंट्स ये आप बाद में एंड में लिख सकते थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको आंसर में आपने लिखी है चीजें, बट अगेन द स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको बाद में लिखा, ठीक है। अब अगला इन्होंने फिर रेमेडीज, तो इम्पैक्ट एंड रेमेडीज, ठीक है। तो रेमेडीज में रिड्यूस इन्फ्लक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अगेन आपने रेमेडीज पूरी लिस्ट आउट कर दी बट डिड नॉट कैटेगराइज। एंड अगेन प्रॉब्लम ये है, आप सीधा जो है मतलब जो है जो इमीडिएट वाले पे आप पहले अगर रेमेडीज लिखते हो तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेमेडीज लिखो इसके लिए, ठीक है। एफॉरेस्टेशन सर्टेनली गुड, रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, ये जो रेमेडीज जो आप दे रहे हो ना, ये रेमेडीज पहली बात तो क्लाइमेट चेंज के लिए है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए। ना कोई बोल सकता है कि यार क्लाइमेट चेंज तो मतलब क्लाइमेट चेंज से डील करेंगे तो हीट वेव डील हो जाएगी, सर्टेनली ऐसा होगा और ये चीज आपको लिखनी है, पर ये मेन डिमांड नहीं था। क्वेश्चन ने मेन पूछा था कि हीट वेव के लिए रेमेडीज क्या है, तो उसमें एज एज अ सिंगल पॉइंट आप ये सारा लिख देते, ये सारा एज अ सिंगल पॉइंट लिख देते, और फिर बाकी दूसरे पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो लिखते कि अर्ली वार्निंग, ठीक है। अब हैम रेडियोज आई डू नॉट नो, तो ये चीज है कि आपको आई थिंक कंटेंट की कमी होगी, बट आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते थे इन रेमेडीज फॉर हीट वेव, आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप जो है आंसर को आपने यहाँ पे जो है आपको कंटेंट था इस आंसर में,
कंटेंट अगर मैं बोलूँ तो एवरेज था, ठीक है, एवरेज या इवन आई कुड से अबव एवरेज। पर फिर भी इसमें अगर मैं बोलूँ तो और अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते थे इफ इट वुड हैव बीन प्रॉपर्ली अरेंज्ड। तो अगर जैसे आप ये वाला आंसर देखो तो इसमें भी कंटेंट है, इसमें तो कंटेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बस एक इशू है कि बहुत लंबा हो गया ये चीज, और इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते तो ये और प्रॉपर हो जाता एज अ 10 मार्क का जो रिजल्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो प्रायोरिटी में जो कंटेंट लिखा है वो सही से नहीं लिखा, तो ये इशू। तो इन चीजों को भी आप प्लीज आप सभी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन, ओके। आई होप ये आपके लिए यूजफुल था, एंड अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज ट्राई टू राइट, अगर आप इस साल जो है 2021 में अभी नहीं दे रहे हो तो प्लीज ट्राई टू राइट एन आंसर। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर आप अच्छा आंसर लिखो बुरा आंसर लिखो, कोई बात नहीं। इन्होंने जो आंसर लिखा है इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। अगर आप लोग जिनका आंसर मैं ये उठा रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप लोग इसी लाइन पे कंटिन्यू करते रहिए, मतलब 1-2 महीने में ही आप देखोगे कि यार बहुत इंप्रूव हो गया आपके आंसर राइटिंग, ठीक है, जमीन आसमान करते रह जाएगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन एक और चीज जाने से पहले, लाइक हम लोगों ने एक करंट अफेयर्स का कोर्स लॉन्च किया है फॉर प्रीलिम्स 2021, तो प्लीज आप उस करंट अफेयर्स के कोर्स को सर्टेनली जो है मतलब आप देख सकते हो, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अगर नहीं सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइबर्स हो तो सर्टेनली यू कुड यू नो वॉच एन वीडियो, जिसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या फीचर्स हैं उस कोर्स के, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। So guys, thank you very much and see you again next time.